हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नेम्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम टाइम है, क्विक रिवीजन लेना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और वैसे भी अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस एंटिटी को अप्लाई करना होता है। तो अगर एंटिटीज की बात करूं तो या तो वो कॉर्पोरेट एंटिटीज है या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। तो कॉर्पोरेट एक्ट जो कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, एंड देन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैंडेटरी है किसके लिए? नॉन एसएमसीज के लिए और लेवल 1 एंटिटीज के लिए। लेवल 1 एंटिटीज कौन सी होती है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। बाकी एनकरेज है, मतलब बना सकते हैं बनाना चाहे तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज। इनको छोड़कर बाकी सभी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सो पूरे साल में ओपनिंग कैश था 1 लाख, क्लोजिंग कैश हुआ 2 लाख। तो मेरे पास क्या हुआ है? अब इसमें क्या होगा? कैश कुछ आया होगा, कुछ गया होगा। तो जो भी कैश आया गया होगा वो मैं कहाँ दिखाऊंगा? अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाऊंगा। करेक्ट। और क्या करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स करता है यूजर्स को टू ट्रैक हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, assess future cash requirements and ability to generate cash, compare operational efficiency, liquidity and solvency, and examine the relation between profitability and net cash flow. So these are the objective of cash flow statement. Now first let's understand what is cash and cash equivalents. So there are two component, cash equivalents. कैश क्या होता है? वेरी सिंपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिनकी मैच्योरिटी क्या होती है? 3 मंथ से कम की होती है। इनको जनरली बोला जाता है जिनमें रिस्क नहीं होता, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हमें प्रेजेंट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और कैश क्या हो गया? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। एक स्पेशल नोट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको हम कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते। करेक्ट। आगे चलते हैं। कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? वेरी सिंपल, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश का आना, कैश का जाना, वो क्या हो गया? कैश फ्लोज हो गए। करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन एक्चुअल कैश मूवमेंट्स आर रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या दिखाएंगे? एक्चुअल कैश मूवमेंट दिखाएंगे। नॉन कैश आइटम होगा तो वो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अभी आगे हम क्लैरिफाई करेंगे इनको कैसे। ओके, नाउ अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करूं तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, हम जो भी ट्रांजैक्शन होगी उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। 1 इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब कोई भी कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, जो उस मेन बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी है, वो किस में क्लासिफाई हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मोबाइल की शॉप है। करेक्ट। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मोबाइल की शॉप है। तो वो क्या करता है? मोबाइल परचेज एंड सेल करता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन मोबाइल को परचेज और सेल करने में यूज होंगी वो किस में आ जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगी। करेक्ट। देन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब कोई भी बिजनेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, शॉप परचेज करूंगा, पीपर अपने फिक्स एसेट परचेज करूंगा, ये सब करूंगा, करेक्ट। तो एक्विजिशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, वो क्या हो जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब ऑब्वियसली कभी भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, या तो कैपिटल से आएगा या मैं लोन्स लूंगा, करेक्ट। तो जो भी मेरी ओनर्स कैपिटल और बोरिंग्स होंगी वो किसका पार्ट हो जाएंगी, और उससे रिलेटेड एक्टिविटी किसका पार्ट हो जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएंगी। आई होप ये सब कुछ क्लियर है आपको। आइए फटाफट से कुछ एग्जांपल समझते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। अब सप्लायर कौन होंगे, एम्प्लॉय कौन होंगे, जो मेरे को ऑपरेशन में हेल्प करने की मदद कर रहे होंगे, करेक्ट। तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी किसका पार्ट हो गई, ऑपरेटिंग का पार्ट हो गई। यही अगर मैंने लोन्स एंड एडवांसेस टू सब्सिडरीज दी है, सब्सिडरीज कौन होती है, मेरी एक इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने किसी और कंपनी की शेयर कैपिटल परचेज कर रखी है, करेक्ट, मोर देन 50%, तो वो मेरी क्या हो जाती है, सब्सिडरी हो जाती है। तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गई, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गई, करेक्ट। डिविडेंड पेड मैं किसको पे करूंगा, डिविडेंड, सोचिए, मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करूंगा, अपने ओनर्स कैपिटल को डिविडेंड पे करूंगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग। टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम, अब बड़ा सिंपल सा है, अगर मैंने कोई इनकम कमाई है तो उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट। और ऑपरेटिंग इनकम पे टैक्स दिया है तो किसका पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स, वंडरफुल। इंश्योरेंस क्लेम हम कह रहे हैं या तो वो क्लासिफाई होगा ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग में, डिपेंडिंग नेचर हमारा लॉस किसका हुआ है। लॉस आपकी इन्वेंट्री का हुआ है, ऑपरेटिंग। लॉस आपका पीपीएनई का हुआ है, इन्वेस्टिंग। क्लियर है। तो डिपेंड करता है कि आपका लॉस कहां हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, करेक्ट। अब हमने क्या कहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी में डिवाइड होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना, उसको हम 2 तरीके से बनाते हैं, वन या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सीधी सीधी बात, भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, डायरेक्ट मेथड सीधा हमने क्या करा, ग्रॉस रिसीट दिखाई और पेमेंट दिखाई, और उसको हमने बोल दिया डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कि मतलब हम इनडायरेक्ट तरीके से हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे पहुंचेंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, जहां पे हम अपना प्रॉफिट लेते हैं जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम की, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आइटम्स की, एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल की। अभी हम आएंगे कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल के कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा कैश आएगा या कैश जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और हम ऑपरेटिंग कैश पे पहुंचेंगे, करेक्ट। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिंपल चीज, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है तो ऑपरेटिंग आप इनडायरेक्ट से बनाओगे। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी नहीं है, वो वहां पर सिंपली आपको ग्रॉस ही दिखाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेटिंग ऑफ इज जनरली नॉट अलाउड, हम नेट ऑफ नहीं करेंगे। नेट ऑफ मतलब आज मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी, आज मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी, करेक्ट। ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और आउटफ्लो है, क्योंकि मैंने परचेज करा तो मैंने पेमेंट करी होगी, तो आउटफ्लो ऑफ 1 लाख। साथ ही साथ मैंने कोई पुरानी मशीनरी बेच दी 50,000 की, करेक्ट। 1 लाख की परचेज करी और 50,000 की बेच दी, ठीक है। तो नेट मेरे पास कैश कितना गया, मेरी जेब से 50,000। अब ये क्या कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कि मैं 50,000 नेट नहीं दिखाऊंगा, मैं 1 लाख अलग दिखाऊंगा और 50,000 अलग दिखाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कि भैया मैंने परचेज ऑफ मशीनरी करी, आउटफ्लो हुआ 1 लाख का, और सेल ऑफ मशीनरी करी, इनफ्लो हुआ 50,000 का। 2 अलग अलग लाइन आइटम बनेंगे, नेटिंग ऑफ नहीं होगी। हो सकती है जब क्विक टर्नओवर हो, लार्ज अमाउंट हो, या फिर शॉर्ट मैच्योरिटीज हो, करेक्ट। नाउ
स्पेशल पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के, करेक्ट। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड नॉर्मल कंपनीज, यहां पे भी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस करा था कि इंश्योरेंस क्लेम कौन सी एक्टिविटी में डिवाइड होना चाहिए, यहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करना है। अगर मैं अपने दोस्त की बात करूं जो मैंने बता रहा था कि मोबाइल का सेल परचेज करता है, उसके लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट यही अगर मैं किसी एक बैंक की बात करूं तो बैंक का बिजनेस क्या होता है? बैंक का बिजनेस क्या होता है? बैंक बिजनेसेस को लोन देता है, करेक्ट। अब जब लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट अर्न करेगा, करेक्ट। और साथ ही साथ वो क्या करता है? डिपॉजिट देता है। आपने देखा होगा आपका बैंक अकाउंट है, वहां पर आपका सेविंग अकाउंट होगा या एफडी अकाउंट होगा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक आपको उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, करेक्ट। तो ये इंटरेस्ट पेड और रिसीव बैंकिंग के लिए क्या बन गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर आप किसी और नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनी की बात करोगे तो वहां पे इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग और डिविडेंड पेज फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो डिपेंड किया बिजनेस कौन सा कर रहे हो उसके हिसाब से एक्टिविटी को क्लासिफाई करना पड़ेगा और याद करने की जरूरत नहीं, लॉजिक के साथ चलना है। अगेन एज आई मेंशन बिफोर, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती हैं उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं। फॉरेन करेंसीज कैश फ्लो, अगर मेरा कोई एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है तो वो भी कैश फ्लो का पार्ट नहीं होता है, करेक्ट। यहां तक सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना? कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनानी ही है, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन साथ में क्या डिस्क्लोज करना है? सिग्निफिकेंट कैश बैलेंस नॉट अवेलेबल फॉर यूज। कोई ऐसा कैश बैलेंस जो मैं यूज नहीं कर सकता उसको मुझे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई मेरी बोरिंग अनड्रॉन फैसिलिटीज पड़ी हैं उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब फॉर्मेट क्या होता है? जैसे हमने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी या तो डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूंगा तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो जो डायरेक्ट मेथड होगा वहां पे हमने कुछ भी नहीं दिखाना, हमने क्या करना है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स एंड सर्विसेज ट्रेड रिसीवेबल दिखाने हैं, ये पॉजिटिव है। पेमेंट करी, जो नेट आया वो मेरा क्या बन गया? कैश फ्लो बन गया, करेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड जैसे अभी हमने पहले बात किया था, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस से, उसके अंदर एड बैक करते हैं, एडजस्ट करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम एडजस्ट करते हैं। समझ में आता है? करेक्ट, बहुत बढ़िया। देन हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। वो हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजन, जहां पे सबको बहुत कंफ्यूजन होती है। लोग क्या करते हैं? रटते हैं इसको कि किसको ऐड करें किसको डिडक्ट करें, क्या करना है क्या नहीं करना। बड़े सिंपल के साथ समझेंगे। वर्किंग कैपिटल में एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो एक ट्रेड रिसीवेबल थे मिस्टर एक्स। साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस हमें उनसे 1 लाख रुपए लेने थे, करेक्ट। और साल के एंड में हम कह रहे हैं हमें उनसे 80,000 रुपए लेने हैं। तो नेट मूवमेंट कितनी हुई? 20,000 की। मैं कह रहा हूं साल में 1 लाख थे शुरू में, एंड में हमें लेने थे 80,000, तो 20,000 आए। 20,000 का नेट इंपैक्ट है। अब या तो मैं इसको पॉजिटिव दिखाऊंगा या मैं इसको नेगेटिव दिखाऊंगा, करेक्ट। अब हमें क्या करना है? इसको लॉजिक के साथ समझेंगे। भैया मेरे को मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए लेने थे, अब मैं कह रहा हूं 1 साल के बाद मुझे सिर्फ 80,000 लेना है। कैसे लेना होगा? क्योंकि उन्होंने 20,000 रुपए हमें पे कर दिए होंगे, इसीलिए मुझे 80,000 लेना। अब 20,000 उन्होंने पे करे तो मैंने रिसीव करे। जब रिसीव करे तो मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा। रटने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक के साथ चलेंगे। ऐसे ही हर एक लाइन आइटम को इस तरीके से इवेलुएट करो। यही अगर मैं वाइस वर्सा करूं कि पहले मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, अब 1,50,000 लेने। क्यों लेने? क्योंकि मेरे यहाँ जेब से कुछ ना कुछ पैसा गया होगा, मैंने सेल करी होगी, 50,000 की सेल कर दी होगी, पैसा चला गया होगा काइंड ऑफ। तो मैं क्या करूंगा? उसको डिडक्ट कर दूंगा।
तो इस लॉजिक के साथ चलेंगे तो बहुत इजीली याद रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज डिडक्ट इनकम टैक्स पेड। ऑब्वियसली इनकम टैक्स जो पे करा उसको मैं डिडक्ट कर दूंगा और जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल डायरेक्ट मेथड से बनेंगी, जो पैसा जा रहा है आउटफ्लो, जो पैसा आ रहा है इनफ्लो। आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे।